नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जो भी बच्चे अभी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखें, इस बात को ध्यान रखें, प्यारे बच्चों, मैंने आपसे सिर्फ 30 घंटे की उम्मीद की है और आज ये पहला घंटा है। ठीक है, आप सभी को पूरा पेशेंस रखना है। जरूरी नहीं है कि आप पहली क्लास में ही वही सीखें जो आपको बिल्कुल नहीं आता। प्यारे बच्चों, ऐसा हो सकता है पहली क्लास दूसरी क्लास की कुछ चीजें आपको आती हों, लेकिन जैसे जैसे प्यारे बच्चों हम डीप जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं प्यारे बच्चों कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। 30 दिन में मैं आपको इंग्लिश के बारे में क्या सिखाऊंगा, मैं आपको सारी टर्म्स, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना, एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना, आपको रीडिंग में भी इजी होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के ये जो 30 दिन है, ये इंग्लिश के वो फाउंडेशन 30 दिन होंगे कि इसके बाद आप इंग्लिश में एक अलग लेवल पे महसूस करेंगे अपने आप को। यदि आप इस वीडियो को कभी भी देखते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ना संडे की छुट्टी है ना कोई होली की छुट्टी है, ये लगातार 30 दिन क्लास चलेगी। प्लस प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान देना, यदि आप इस वीडियो को बाद में देखें तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप, ये रात को 9 बजे लाइव होती है, ठीक है, जो भी बच्चे बाद में देखें वो समझें कि ये रात को 9 बजे होती है। आप 9 बजे ज्यादा से ज्यादा लाइव आए ताकि मुझे भी उससे प्रेरणा मिले। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप डेफिनेटली बाद में देखने वाले बच्चे भी 9 बजे लाइव जरूर आए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैंने एक प्रॉमिस किया था, इन 30 दिनों में अपना कोई भी बैच का प्रमोशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को के मन में एक विश्वास होना जरूरी है कि ये शिक्षक जो कहते हैं वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश का एक अद्भुत, एक शानदार, एक मैजिकल प्रयास करने जा रहे हैं, और वो है बच्चों इंग्लिश का एक फाउंडेशन कोर्स। और ये 30 दिन में 30 घंटे आपसे मांग रहा हूं, बिल्कुल निवेदन करके मांग रहा हूं, आप एक बार भरोसा करिए मुझ पर 30 दिन का। इस सब्जेक्ट से प्यार ना हो जाए तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा, ये मेरा वादा आपसे। पहली क्लास है आज फाउंडेशन की, शुरुआत हमें सेंटेंस से करनी होगी। सेंटेंस से क्यों करनी होगी? क्योंकि प्यारे बच्चों, इंग्लिश में चाहे एरर हो, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, कुछ भी हो, आपके पेपर में सेंटेंस की फॉर्म में बच्चों आता है। ठीक है, सेंटेंस की फॉर्म में। देखो बच्चों, 30 घंटे आप विश्वास करो, देखना आपकी बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। एक इंफॉर्मेशन मैं लगातार देता रहूंगा। इंग्लिश की किताब आएगी 16 अप्रैल को, फ्री रहेगी, वो भी बता देंगे। और मैथ की आ चुकी है, ठीक है, ये वाली बुक मैथ की आ चुकी है। खैर, हम बात करते हैं सीधा पढ़ाई की। सभी लोग यदि पढ़ने आए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। आप यही चाहते हैं, मुझे लगता है, कि मैं कोई बात ना करूं, सिर्फ आपको पढ़ाऊं, और अगले 60 मिनट हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बस यदि आपको मोहब्बत हो तो जो भी बच्चा जब देखे, ध्यान रखे, 9 बजे लाइव जरूर आना है, इस क्लास को छोड़ना नहीं है। और इस क्लास की एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, पहली क्लास का दूसरी क्लास से कोई लिंक नहीं होगा, दूसरी का तीसरी से कोई लिंक नहीं होगा, सब इंडिविजुअल क्लासेस हैं, लेकिन आपको देखनी 30 की 30 है। ठीक है, चलिए व्यर्थ नहीं करते हैं समय। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम कि एक सेंटेंस होता क्या है। बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिभाषा में चले जाते हैं। ठीक है, परिभाषा में एक बात और ध्यान रखना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वो इसी नाम से है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको इस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी नहीं ज्वाइन करना है, बाद में कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद। देखो बच्चों, सेंटेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी हम कोई किताब पढ़ेंगे तो सेंटेंस की हमें यह परिभाषा मिलेगी बच्चों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस। बच्चों, आपको पता है यह परिभाषा हमारे किसी काम नहीं आनी। कई बार हमें लगता है कि यार हमने परिभाषा तो पढ़ ली लेकिन हमें तो फिर भी नहीं आया। तो बच्चों, अपने ये परिभाषा ये काम की नहीं है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे भी नहीं। मैं आपको बताता हूं सेंटेंस क्या होता है। आप सिंपल सा एक मेरी स्टेटमेंट समझिए।
मैंने कहा माई फादर इज अ फार्मर। माई फादर इज अ फार्मर, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। फिर दूसरा सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, मैंने कहा राधा वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। राधा वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास बिकॉज शी वॉज इल। राधा वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास बिकॉज शी वॉज इल। फिर तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, शी आस्क्ड मी वाई आई हैड लेफ्ट द सिटी बिफोर शी केम बैक। ये एक और लिखा मैंने, और इसके बाद एक चौथा लिखता हूं मैं, सविता इज रीडिंग अ नोवेल। सविता इज रीडिंग अ नोवेल साइलेंटली इन द लाइब्रेरी एट प्रेजेंट। बच्चों, मैं आप लोगों के नाम लेके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, इस क्लास को हमें इंटरेक्टिव बनाना है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है, ठीक है? देखो बच्चों, मैं आपसे यह पूछता हूं कि यहां पर सेंटेंस कितने हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि यहां पर सेंटेंस कितने हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यहां सेंटेंस कितने हैं। हमें सेंटेंस की ढंग से समझ करनी होगी। यहां पर सेंटेंस कितने हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आपको कमेंट करना है, मैं साथ साथ आपको समझाता चलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना। यहां पर आप में से अधिकतर लोग एक सेंटेंस कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं यहां पर पूछूंगा कि यहां पर सेंटेंस कितने हैं, तो यहां पर जब मैं आपसे पूछूंगा इस वाक्य में कि सेंटेंस कितने हैं, तो आप में से कुछ समझदार लोग तो इसका उत्तर एक सेंटेंस देंगे, और कुछ समझदार लोग इसका दो सेंटेंस देंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं, साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, सस्पेंस नहीं बनाऊंगा। बच्चों, ये एक ही सेंटेंस है। आपने कहा सर एक ही सेंटेंस है? हां, एक ही सेंटेंस है बच्चों ये। आपने कहा नहीं सर, हमें तो ये दो दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत लोगों को, मैं आपके मन की सारी बातें जानता हूं, आप बस देखते रहना। आपने कहा कि सर एक तो हमें यह लग रहा है और दूसरा हमें यह लग रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये दो ही थे, लेकिन बच्चों जब दो मिलाकर एक बना दिया तो बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं आपको समझाता हूं। बच्चों इसका जो नाम है क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज। ये क्लोज 1 हो गया, और बच्चों ये हो गया क्लोज 2। एक एक बात समझते चलिएगा। ये जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको बच्चों क्लोज कहते हैं। और बच्चों दो क्लोज जो होते हैं, देखो दुनिया में कोई भी दो अलग अलग चीजें हैं, उनको यदि जोड़ना है तो कोई कनेक्टर चाहिए। और इंग्लिश में बच्चों यहां पर कनेक्टर जो है उसे कंजक्शन कहते हैं, क्लोजेस को जोड़ने वाले को। तो बच्चों ये जो वर्ड बीच में मिलेगा ना, इस टाइप का वर्ड, इसे कंजक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। एक एक बात समझ के चलना। फिर आगे आए बेटा हम, और हमने कहा ये, तो देखिए फिर मेरा वही सवाल है, इस बार आपका उत्तर सही होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि इसके अंदर सेंटेंस कितने हैं, इसके अंदर सेंटेंस कितने हैं। मेरा सवाल ये है, आप यदि उत्तर कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप उत्तर मन में सोच लो, ताकि वेरीफाई होता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड लेफ्ट द सिटी बिफोर शी केम बैक। मैंने पूछा कितने सेंटेंस हैं, तो आप में से कईयों को पहले के संदर्भ में ये लगता कि हाँ यार ये दो हैं कि तीन हैं, लेकिन अब सब लोग बता सकते हैं कि ये एक ही सेंटेंस है। फिर हमने कहा एक ही है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे सी आस्क्ड मी ये एक पार्ट है, आई हैड लेफ्ट द सिटी ये दूसरा पार्ट है, और शी केम बैक ऐसा लग रहा है ये तीसरा पार्ट है। बच्चों बिल्कुल आपको ये पहचान होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट है। देखो बच्चों इसे क्लोज 1 कहेंगे, नंबरिंग की कोई दिक्कत नहीं है।
आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। इसे क्लोज 2 कहेंगे और इसे क्लोज 3 कहेंगे। ये क्लोज 3 है बच्चों, ध्यान रखना ये क्लोज 3 है, ठीक है। इस बात को समझना है। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। फिर मैंने पूछा इसमें कितने सेंटेंस हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि सर इसमें एक ही सेंटेंस है, लेकिन अभी यहां पर देखो तीसरे सेंटेंस में ये जो दो क्लोज के बीच में एक वर्ड आया है, इसे कनेक्टर कहते हैं। और कनेक्टर कौन होता है? क्लोजेस को जोड़ने का कनेक्टर कंजक्शन होता है। इसे क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। तो छोटी छोटी चीजें समझना शुरू करेंगे, कौन सी चीज कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है। अब बच्चों देखो, सविता इज रीडिंग अ नोवेल साइलेंटली इन द लाइब्रेरी एट प्रेजेंट। ये तो बहुत बड़ा वाक्य है, देखा जाए तो ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, इसमें आपको एक ही वाक्य नजर आ रहा था ना, छोटे वाला, आपको ऐसा लग रहा था एक ही वाक्य है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये छोटा वाक्य एक ही नजर आ रहा है, तो आप समझ जाओ ये एक ही क्लोज है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे आपको दो नजर आ रहे हैं, तो ये दो क्लोज हैं। इसमें छोटे छोटे तीन नजर आ रहे हैं, तो ये तीन क्लोज है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहां पर तो हमें पूरा बड़ा सा एक ही नजर आ रहा है, सविता इज रीडिंग अ नोवेल साइलेंटली इन द लाइब्रेरी एट प्रेजेंट। तो बच्चों इसमें भी एक ही क्लोज है। अब यहां से हमारी समस्या क्या डेवलप होगी, मैं आपको बताता हूं। यहां से बच्चों हमारी एक बड़ी समस्या डेवलप होगी कि आपने कहा ठीक है कल बैकग्राउंड ब्लैक रख लेंगे, अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। कल बैकग्राउंड ब्लैक रख लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब नहीं बदल सकते बच्चे, है ना। तो ध्यान देना। तो अब बच्चों एक प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम ये आई कि यार ये जो इतना बड़ा है, देखो यहां पर एक क्लोज इतना बड़ा है, यहां पर छोटा सा है। तो यदि हमने चीजों को गलत पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो सेंटेंस है, पहली बात तो आप ये समझिए, जहां से शुरू होता है और जहां पर सिंबल आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाए, कोमा पे सेंटेंस नहीं रुकता, इस बात को ध्यान रखिए। फुल स्टॉप आ जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वहां तक एक ही सेंटेंस होता है। तो कुल मिला के यदि हम सेंटेंस की परिभाषा जानना चाहें तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा जो आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस की परिभाषा यह ध्यान रखनी है कि सेंटेंस क्या है। या तो एक क्लोज है सेंटेंस, एक क्लोज है, या फिर बच्चों दूसरी परिभाषा हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेज है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेज मतलब एक एक बात समझाऊंगा, तुम क्लोजेज की भी टेंशन मत लेना, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा। बस तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। मैं तुम्हें एक आसमान पे ले जाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। देखो हमने कहा कि सेंटेंस क्या है, या तो एक क्लोज है, और या मेरे बच्चे और लिख देता हूं मैं यहां, या तो एक क्लोज है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज है। अब ठीक है, एक क्लोज है वो क्या होता है वो भी समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज है तो वो भी समझेंगे। पहले एक सवाल पूछ लेते हैं कि एक सेंटेंस में कम से कम कितने क्लोज आएंगे, कम से कम कितने क्लोज होंगे, हमारा यह सवाल है। एक सेंटेंस में कम से कम कितने क्लोज होंगे, हमारा यह सवाल है पहला। और बच्चों इसका उत्तर ध्यान रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पर। बच्चों एक सेंटेंस में कम से कम कितने क्लोज हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एक सेंटेंस में कम से कम एक क्लोज हो सकता है, कम से कम एक क्लोज हो सकता है। अब हमने कहा यदि एक क्लोज हो सकता है तो इससे और क्या सीख सकते हैं हम, एक क्लोज हो सकता है तो इससे और क्या सीख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारे किसी वाक्य में एक ही क्लोज है तो प्यारे बच्चों उसका जो नाम है वो मेन क्लोज होता है, यह भी आपको सीखना है। मेन क्लोज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, मेन क्लोज बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, हमारा जो सेंटेंस है वो या तो एक क्लोज है या कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज है। तो हमने कहा एक सेंटेंस में कम से कम कितने क्लोज होंगे, तो उसने कहा एक क्लोज हो सकता है कम से कम, ठीक है। और एक क्लोज हो सकता है नहीं, एक क्लोज तो होगा ही, मतलब इसके बारे में एक और लिख देता हूं मैं, एक क्लोज तो होगा ही होगा।
एक क्लोज तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है। और जब एक ही क्लोज है, एक ही क्लोज है, तो बच्चों ध्यान देना, उसे बच्चों मेन क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लोज बोलते हैं। एक और ध्यान रखना बच्चों, वाक्य तीन टाइप का होता है, वाक्य तीन टाइप का होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों यदि किसी में एक ही क्लोज है तो ध्यान रखना, यदि एक ही क्लोज है तो बच्चों उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। उसे कभी भी बच्चों ध्यान रखना, उसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बोलते। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचिंग एग्जाम में, सीडीएस में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अंतर क्या है। तो बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस क्या है? एक ही क्लोज है और एक सेंटेंस में कम से, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पर यह हेडिंग डाल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। मेरी एक एक बात आपको समझ में आएगी। क्लोज क्या होता है ये समझाऊंगा, बस 2 मिनट की शांति रखो। क्लोज क्या होता है ये समझाऊंगा। देखो, जब एक वाक्य एक छोटे से वाक्य से बना हो वो सेंटेंस है, जब 2-3 छोटे छोटे वाक्यों से बना हो, लेकिन इसको भी समझाऊंगा। अभी मैंने कहा ना बच्चों, देखो 2 बातें आपको समझनी है। मेरा मुंह एक, आपके कान 2 हैं, एक बार में आप एक ही बात सुन सकते हो। तो आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आप कोई सवाल जवाब मत कीजिए, आप तो बस सुनिए। आपको देखो मैं कौन सी ऊंचाई पर लेके जाता हूं। आज की क्लास के बाद आप ना अगले 1 घंटे, मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, अगले 1 घंटे ना आप कोई क्वेश्चन पूछिए ही मत। जब आपकी 1 घंटे का मौका तो दो यार अपने भाई को, ठीक है। 1 घंटे सिर्फ आप पूरी मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो मैं आपका कमेंट लूंगा, ठीक है। तो सब्र रखिए। देखिए, मैंने कहा सेंटेंस होता है जहां से शुरू जहां पे खत्म, एक सेंटेंस। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। जो छोटे छोटे सेंटेंस आपको नजर आए उन्हें क्लोज कहते हैं, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा अभी, आप देखते रहना, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? या तो एक क्लोज या कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस, ठीक है। अब हमने पहला सवाल किया, गुरुजी एक सेंटेंस में कम से कम कितने क्लोज हो सकते हैं, मतलब कितने छोटे छोटे वाक्य हो सकते हैं। तो हमने कहा भैया एक ही क्लोज हो सकता है, और हम कह रहे हैं एक तो होगा ही होगा। यदि एक भी क्लोज नहीं है तो वो वाक्य हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब भैया एक ही क्लोज है तो उसको मेन क्लोज बोलते हैं। और उस, देखो वाक्य की 3 टाइप होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे बच्चों, जब एक ही क्लोज हो तो उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बोलते। दूसरे सवाल पे आते हैं बच्चों, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, आपके मन में जो डाउट आ रहा है आपका ये भाई उस डाउट को अगले ही पल क्लियर कर देगा, आप बस थोड़ी सी शांति बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सेंटेंस में एक एक चीज समझाऊंगा। एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कितने क्लोज आ सकते हैं? कितने क्लोजेस आ सकते हैं? कितने क्लोजेस आ सकते हैं, ये आपको समझना है। अब इसका उत्तर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कितने क्लोज आ सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत। तो सर अनगिनत आ गए तो पेपर कैसे करेंगे? नहीं आएंगे। देखिए, आने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आएंगे कितने? आपको बच्चों 2 क्लोजेस वाले वाक्य मिलेंगे, ठीक है। आपको 3 क्लोजेस वाले वाक्य भी मिलेंगे। देखो, पेपर में अपने यही आते हैं, ध्यान से सुनना, 1 क्लोज वाला, 2 वाला, 3 वाला। और कभी कभी बच्चों बेकार एग्जामिनर हो तो कोई क्वेश्चन में 4 क्लोजेस भी आते हैं, ठीक है। देखो, अब इससे ज्यादा हो तो सकते हैं क्लोज, लेकिन बच्चों सेंटेंस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा आपको बताता हूं। बच्चों, यदि हम एक ही वाक्य में कई वाक्यों को जोड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? उस वाक्य का मीनिंग स्पष्ट नहीं होगा, और मीनिंग स्पष्ट रहे इसलिए इंग्लिश को तोड़ा जाता है
और छोटे सेंटेंस में लिखा जाता है। तो एक बात समझिएगा, वैसे तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अब हमें यह समझ में आया कि भैया सेंटेंस क्या होता है। अब जिसके अंदर 2 क्लोज हो, 3 हो, 4 हो, वो वाक्य क्या होगा? वो वाक्य बच्चों होगा या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब आपने कहा सर कंपाउंड होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा? बच्चों वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तो थोड़ा डीप समझना पड़ेगा। तो अभी आपका पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। अब प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना। देखो, तुम्हारे इस भाई के पास तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब है, बस तुम थोड़ी सी शांति रखना। देखो बच्चों, अब आपके मन में ये आया, सर ये तो ठीक था, ये तो हमें समझ में आ गया कि एक क्लोज है, लेकिन सर इसमें कुछ बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन कईयों को तो समझ में ही नहीं आएगा। तो अब देखिए, सेंटेंस किन से बना? क्लोजेस से। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखिए सवाल क्या है, सेंटेंस किससे बना? सेंटेंस बना क्लोजेस से। किससे बना? क्लोजेस से। तो अब यदि सेंटेंस को समझना है तो क्लोजेस को समझना पड़ेगा। सेंटेंस को समझना है तो क्लोजेस को समझना पड़ेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं क्लोज, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब सवाल है, अब मैं समझूंगा कि क्लोज क्या होता है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी इसमें हमें अभी ये तो नहीं समझ में आया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्या गुरुजी आपने ये बीच में छोड़ दिया? नहीं बच्चों, ध्यान देना, आप चिंता मत करो, हर चीज का एक क्रम है और उस क्रम को मैं बहुत शानदार तरीके से आपके बीच लेके आऊंगा। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपने मुझे अपना सारथी चुना है तो इस सारथी का साथ दीजिए। और डेली 9 बजे, देखो हमारी एक आदत है, हमारी आदत क्या है कि चलो यार सर की क्लास तो 9 बजे आती है, हम बाद में देख लेंगे। बच्चों आज तक जो भी काम हमने बाद के लिए छोड़ा है वो बच्चों काम कभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो डेली रात को 9 बजे ही लाइव आना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए कि अब हमें समझना है एक क्लोज क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं एक क्लोज क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक क्लोज होता है एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट। प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक क्लोज क्या होता है? एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट, बस खत्म। एक क्लोज क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिए, एक्स्ट्रा कोई भी कमेंट मत कीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं लाइव जरूर हूं लेकिन मैं आपके कोई भी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। आप बस समझने पे ध्यान दीजिए। बच्चों जयकारे लगवाने वाले मास्टर होंगे इस दुनिया में बहुत, मुझे अपने जयकारे नहीं चाहिए। बस ये 30 दिन की क्लास कर लो बड़ा भाई मान के, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस चाहिए तो जब क्लास खत्म हो जाए, लाइव कमेंट तो मैं नहीं पढ़ता, जब क्लास खत्म हो जाए, मेरी क्लास खत्म हो जाए, उसके 10 मिनट बाद वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं पढ़ता हूं, ठीक है? बाकी और किसी भी चीज के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। और ये 30 क्लास कौन से पेपर के लिए हैं, किसके लिए हैं? भाई जी इंग्लिश के लिए ये 30 क्लास जरूरी हैं, कोई भी पेपर हो, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो। और ऐसे परेशान नहीं करना भाई, समय तुम्हारा खराब हो रहा है इन एक्स्ट्रा बातों में, पढ़ो। एक क्लोज क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। गुरुजी प्रेडिकेट तो सुना ही नहीं हमने, प्रेडिकेट तो हमने पहली बार सुना है। मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, एक एक शब्द बताऊंगा। आपने कहा गुरुजी पहले प्रेडिकेट ही बता दो। सुनो बच्चों क्या होता है, देखो कितना प्यारी परिभाषा है। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। शब्दों का वह समूह जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी भयानक नहीं है। देखिए एक क्लोज क्या होता है बच्चों? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आपने कहा गुरुजी हमने कहीं पर ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक क्लोज में एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आती है। बच्चों यदि ऐसा होता तो मैं आपको बताऊं कि अभी हमने क्लोज कहां से कहां तक माना, यहां से लेकर यहां तक।
तो बच्चों वर्ब तो यहीं आ गई, तो फिर क्लोज यहीं तक काउंट होता, ये काउंट ही नहीं होता। बच्चों वर्ब तो यहां आ गई, तो फिर तो यहीं तक काउंट होता, फिर यहां तक काउंट ही नहीं होता। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। एक क्लोज क्या होता है बच्चों? एक क्लोज होता है एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट। ठीक है, हमने कहा गुरुजी प्रेडिकेट पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, हिंदी में जानते हो, गांव के बच्चे हो तो हिंदी लिखूंगा। शब्दों का वह समूह जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, शब्दों का वह समूह जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आपने कहा गुरुजी हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं आप कैसे पहचानेंगे। आप इस वाक्य पे आइए और आप एक एक चीज को गौर से देखिएगा। ठीक है, यहां मैं थोड़ा अलग कलर का मार्कर लेता हूं, शायद ये भी चल जाएगा, चल जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मैं एक बार वो जो मैंने मार्किंग की है उसको मैं रिमूव कर देता हूं। चलो देखो बच्चों, यहां पर आपको सब्जेक्ट कौन लग रहा है? आपने कहा गुरुजी हमें सब्जेक्ट लग रहा माई फादर। बिल्कुल सही बात है, हमें कौन सब्जेक्ट लग रहा है? माई फादर। तो ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। फिर बच्चों एक बात बताओ, इस वाक्य में फादर के बारे में क्या जानकारी दी है? अमित बंसल नहीं पढ़ना है तो यहां से चला जा, है ना। 30 दिन में पूरी इंग्लिश कैसे करेंगे भाई? आपको नहीं पढ़ना, आप चले जाइए, आप दूसरे बच्चों का टाइम खराब मत कीजिए। ठीक है, नौटंकीबाज आदमी हो यार। माई फादर इज अ फार्मर। कुछ लोग ना, मतलब मैं मुंह से गाली दे दूंगा, है ना, फिर कहोगे मतलब हरामजादे, मतलब तेरा नहीं पढ़ना तू मत आ यार। यहां इतने सारे बच्चों के भविष्य की बात है, उनको सिखाने की बात है। ठीक है, मतलब इडियट कमेंट करोगे, नॉनसेंस कहीं के। एक बाप की पैदाइश नहीं लगते हो तुम, और मैं बहुत गंदा टीचर हूं इस मामले में, है ना यार। इतना कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, गांव के बच्चे हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज पढ़ानी पड़ती है। नौटंकी मुझे भी करनी आती है, वो मैं भी कर दूंगा, गधा कहीं का। देखो बच्चों, माई फादर इज अ फार्मर। माई फादर क्या बच्चे? सब्जेक्ट है। अब यहां पर एक बात सुनना, फादर के बारे में क्या जानकारी है कि फादर एक फार्मर है। कौन दे रहा है ये जानकारी? देखो, सिर्फ फार्मर नहीं दे रहा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का ये समूह क्या कह रहा है कि फादर एक फार्मर है। तो बच्चों घबराने की बात थोड़ी है, इसी को प्रेडिकेट बोलते हैं मेरे बच्चे, और कुछ भी अलग नहीं है। ये क्या है बच्चे? प्रेडिकेट है। क्या है बच्चे? प्रेडिकेट। तो इस पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। ठीक है, और कल मैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ही लूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी रहे। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान देना, सब्जेक्ट कौन है बच्चे? राधा। तो ये सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, राधा क्या थी? एब्सेंट थी। कहां से एब्सेंट थी? क्लास से। तो बच्चों ये राधा के बारे में जानकारी हुई। ठीक है, राधा क्या थी? एब्सेंट थी। कहां से? क्लास से। तो राधा के बारे में जानकारी हुई, तो बच्चों इसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। और जहां प्रेडिकेट खत्म, वहीं पर बच्चों अपना क्लोज खत्म। अब देखो क्यों शी, अब ये शी कौन है? राधा। तो फिर से ये सब्जेक्ट बन गई। अब क्या जानकारी है? शी वॉज इल। तो बच्चों ये क्या हो गया? अपना प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। हर क्लोज में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। बच्चे देखिए, शी ने क्या किया? शी ने मुझसे पूछा। सी ने सिर्फ पूछा नहीं, सी ने मुझसे पूछा। तो बच्चे ये क्या है? अपना सब्जेक्ट। ये क्या है बच्चे? प्रेडिकेट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो गया। फिर यहां पर कौन है सब्जेक्ट? आई। मैंने क्या किया? आई हैड लेफ्ट द सिटी। मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? शहर। तो ये पूरी जानकारी मेरे बारे में हो गई। तो ये हो गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट, और ये हो गया मेरे बच्चे प्रेडिकेट। ठीक है, घबराना नहीं है, प्रेडिकेट को समझना जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि हमारा क्लोज खत्म कहां हो रहा है। देखो, शी सब्जेक्ट हो गया। शी के बारे में क्या जानकारी है? कि वो वापस आई। तो ये जानकारी हो गई। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। इससे हमें ये पता चलेगा हमारा क्लोज कहां खत्म हो रहा है। अब आपको इस वाक्य में पूरी बात समझ में आएगी। देखो, सविता है। सविता क्या कर रही है बच्चों? सविता के बारे में जानकारी देखो। सविता पढ़ रही है। मैंने पूछा क्या पढ़ रही है? आपने कहा नोवेल। मैंने कहा कैसे पढ़ रही है? साइलेंटली। कौन पढ़ रही है साइलेंटली? सविता। कहां पढ़ रही है सविता? लाइब्रेरी में। कब पढ़ रही है सविता? एट प्रेजेंट। तो देखो बच्चों,
ये पूरी की पूरी जानकारी वो पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है, शांति से पढ़ रही है, लाइब्रेरी में पढ़ रही है और अभी अभी पढ़ रही है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी क्या हो गई, ये इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई। तो कितनी भी लंबी जानकारी हो उसे प्रेडिकेट कहेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि जहां तक जानकारी है वहां तक उसे प्रेडिकेट कहेंगे। तो बच्चों ये हुई अपनी बात कि एक क्लोज क्या होता है। बच्चों ध्यान देना, अभी बहुत मजा आने वाला है। बच्चों एक क्लोज क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट। हमने कहा प्रेडिकेट क्या होता है, शब्दों का वह समूह जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। इस बात को आप अच्छे से समझिए। अब फिर सवाल यहां पर आएगा कि सर सबसे छोटा क्लोज नहीं पूछ रहा मैं, सबसे छोटा प्रेडिकेट कौन होता है, सबसे छोटा प्रेडिकेट कौन होता है, सबसे छोटा प्रेडिकेट कौन होता है, कितने शब्द का होता है, कितने शब्द का होता है, कितने शब्द का होता है। प्यारे बच्चों आपको यह समझना है, मैं सबसे छोटे की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगला सवाल हमारा क्या होगा, अगला सवाल होगा प्रेडिकेट ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों का हो सकता है, कितने शब्दों का हो सकता है। दो सवाल हैं हमारे कि सबसे छोटा प्रेडिकेट कितने शब्दों का होगा और सबसे बड़ा कितने शब्दों का होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए सबसे छोटा प्रेडिकेट होगा एक शब्द में, सबसे छोटा प्रेडिकेट एक शब्द में होगा और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है बच्चों, कितने भी शब्द आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हमने कहा मतलब एक शब्द में प्रेडिकेट होना जरूरी है। हां बच्चों बिल्कुल होना जरूरी है। क्यों बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक क्लोज की एक बात और जान लीजिए आप, हमेशा ध्यान रखना, गलती करोगे अगली लाइन में जब मैं दूंगा। बच्चों यदि एक क्लोज है ना हमारे पास, तो मैं आपको बताऊं उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, देखो सब्जेक्ट एक ही होगा, एक क्लोज में सब्जेक्ट एक से ज्यादा या एक से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। और आपको यह समझना है, यह कॉन्सेप्ट मैं क्लोज का बता रहा हूं, सेंटेंस का नहीं बता रहा। बच्चों यदि एक क्लोज है तो उसमें सब्जेक्ट एक से ज्यादा या एक से कम नहीं हो सकता, एक ही रहेगा, एक ही सब्जेक्ट रहेगा। बच्चों एक और ध्यान रखना, प्रेडिकेट तो रहेगा ही, लेकिन प्रेडिकेट का जो हिस्सा है उसमें वर्ब आती है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक क्लोज में एक मेन वर्ब भी होगी, और फिर याद रखना एक मेन वर्ब होगी, एक ही होगी, एक ही होगी और एक जरूर होगी। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, याद रखना बच्चों, क्या मतलब है, एक ही होगी मतलब वन प्लस नहीं होगी, और एक जरूर होगी इसका मतलब वन माइनस नहीं होगी। यानी एक से ना ज्यादा होगी वर्ब, ना एक से कम होगी वर्ब, नहीं, यही तो अंतर है। आपने बोला वर्ब, बच्चों मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। तो यानी कि आपको यह समझना है कि एक क्लोज में कम से कम कितना क्या आएगा, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर आएगा, ना सब्जेक्ट एक से ज्यादा आ सकता, ना सब्जेक्ट एक से कम आ सकता। और बच्चों वर्ब, बच्चों उसमें ना तो एक से ज्यादा वर्ब आ सकती ना एक से कम, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना। तो ध्यान रखना। अब बच्चों मैंने कहा सबसे छोटा प्रेडिकेट कौन होगा, तो उसने कहा एक शब्द, और वो एक शब्द क्या होगा बच्चों, वो एक शब्द मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब। यदि एक ही शब्द में प्रेडिकेट है तो वो पक्का मेन वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि प्रेडिकेट हो कितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन एक क्लोज में एक सब्जेक्ट 100% आएगा और एक मेन वर्ब 100% आएगी, इसके बिना क्लोज नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट तो हमने अलग कर लिया, ये रहा सब्जेक्ट, हम तो प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटा प्रेडिकेट कौन होगा, एक शब्द का। एक आपने कहा सर इसका तो एग्जाम्पल दे दो एक शब्द का। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देना। मैंने कहा शी सेड,
उसने मुझसे कहा दैट शी लव्ड मी, उसने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करती थी। तो देखो अब बच्चों ध्यान देना, ये एक क्लोज है और ये दूसरा क्लोज है, ये सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस एक ही है। तो ये क्लोज वन, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये बच्चों अपनी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया और वो मुझसे प्यार करती थी, ये अपना प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब जरूर होगी, इस बात को ध्यान रखना। प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब जरूर होगी, तो इसमें मेन वर्ब कौन है? लव्ड है आपकी मेन वर्ब। तो ऐसे आपको समझना है कि एक क्लोज क्या होता है, यह बात आपको समझनी है। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखना बच्चों, आपके सामने क्या आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो आप लोग गलती कैसे करते हो। देखो मैंने कहा राधा, राधा हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। बच्चों देखो एक एक बात समझना, मेरे एक एक सवाल का उत्तर देना मन में। मैं 1 सेकंड दूंगा आपको सोचने के लिए, आपकी तरफ देखूंगा नहीं। सेंटेंस कितने हैं सोचो 2 सेकंड में मन में। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं वो मन में सोचो। सेंटेंस कितने हैं सोच लिया, उत्तर है 1, आपका सही होना चाहिए। क्लोज कितने हैं, क्लोज कितने हैं ध्यान से देख के बोलो, आपका उत्तर जो भी आए लेकिन 1 है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कितने होंगे? 1 क्लोज है तो 1 ही सब्जेक्ट होगा, और 1 क्लोज है तो 1 ही मेन वर्ब होगी। इतनी जानकारी हमें है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी है कि 1 ही क्लोज है तो यह हो गया सब्जेक्ट, ये उसने हेल्प की मेरी की पिछली रात की, यह हो गया हमारा प्रेडिकेट। और यदि यह हमारा प्रेडिकेट है तो ये जो हेल्प्ड है ये एक शब्द में वर्ब है, तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब से पीछे क्या आता है उसे अभी जानने की कोशिश नहीं करनी है। आप ये बिल्कुल कोशिश मत करना कि मेन वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब आता है, उसको अभी जानने की कोशिश कर लें। वो मैं सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों ध्यान देना, तो ये हो गया। अब इसमें और क्या जानकारी हो सकती है? 1 सेंटेंस है, 1 क्लोज है, 1 क्लोज है तो 1 सब्जेक्ट है, 1 मेन वर्ब है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि बच्चों ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि जिसमें 1 ही क्लोज होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि इस क्लोज का नाम मेन क्लोज है। देखो कितनी जानकारियां हमें इस बात से मिल गई, छोटी सी बात से। अब मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं, देखना बच्चों गड़बड़ नहीं करना। राधा एंड राधिका, राधा एंड राधिका वर राइटिंग अ स्टोरी, वर राइटिंग अ स्टोरी। बच्चों देखो अभी मैं आपको बताता हूं, हमारे ना जाने कितनी बड़ी परसेंटेज में बच्चे एक गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। उनको यहां पर वर्ब नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है? वर्ब। तो वो क्या करेंगे, यहां पर उनको 2 नाम नजर आ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इसको 2 सब्जेक्ट मान लेंगे, जो कि गलत है। 2 सब्जेक्ट मान लेंगे जो कि गलत है। बच्चों 2 सब्जेक्ट नहीं मानना है, वो 2 नाउन हैं, वो 2 सब्जेक्ट नहीं हैं। तो बच्चों आपने कहा सर बात तो सही है, लेकिन समझें कैसे? अरे यार इतना सिंपल है, देखना मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप बताना। मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर सेंटेंस कितने हैं, आप सभी का उत्तर होगा, सोच लो, आप सभी का उत्तर होगा गुरुजी 1 सेंटेंस है। आपकी बात 16 आने साची है, 1 सेंटेंस है। फिर मैंने पूछा दोस्तों इसके अंदर क्लोज कितने हैं, तो आप में से कोई भी मुंह फाड़ के ये नहीं कह पाएगा कि गुरुजी इसमें 2 क्लोज हैं, नहीं कहोगे। क्या कहोगे? 1 क्लोज है। तो अब तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आए कि ये 2 सब्जेक्ट है कि 1? वो देखो रहा कॉन्फिडेंस। सेंटेंस कितने हैं? 1। क्लोज कितने हैं? 1। और यदि 1 क्लोज है तो 1 क्लोज में सब्जेक्ट कितने आते हैं? 1। और वर्ब से पहले वाला आइटम क्या होता है? सब्जेक्ट।
तो आपने कहा सर ये दो आदमी हैं। अरे बच्चों, इंग्लिश में सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, ध्यान देना बच्चों। सब्जेक्ट दो टाइप का होता है मेरे बंधुओं, एक सिंगुलर होता है मेरे दोस्त और एक प्लूरल होता है मेरे दोस्त। ध्यान इस बात को चढ़ा लो अपने। अब एक बात बताओ, यदि एक ही आइटम है तो सिंगुलर होगा और दो या दो प्लस आइटम है तो प्लूरल होगा। तो बच्चों ये सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन बच्चों इसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। घबराना नहीं है, एक एक कदम ऐसा रख दूंगा तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हारा इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो बच्चों आज के बाद कभी भी कोई तुमसे कहे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने हैं तो तुम सीधा सब्जेक्ट पहचानने मत उतरना। बेस्ट टेक्निक बताता हूं, बेस्ट टेक्निक। बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। मैंने तुम्हें कोई चीज रटवाई तो नहीं। अब देखो एक मैजिकल कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, और मैजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे बच्चे? एक सेंटेंस देखो, शुरू में मैंने परिभाषा लिखी थी। क्या फायदा ऐसी परिभाषाओं का, किताबी परिभाषाओं का, जिसमें ज्ञान ही ना हो। अब मैं आपको सेंटेंस की परिभाषा बताता हूं, देखना उस परिभाषा में और इसमें क्या अंतर था। बच्चों सेंटेंस क्या है? मैंने कहा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस यदि पहचानना है तो मुझे क्या पहचानना होगा? नंबर ऑफ क्लोजेस। दोस्तों यदि मेरे सामने सेंटेंस आएगा तो मैं उसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट है ना, मैं ये समझूंगा कि उसके अंदर क्लोजेस कितने हैं। अब क्या उत्तर आएगा? उसके अंदर एक क्लोज है, उसके अंदर दो क्लोज हैं, उसके अंदर तीन क्लोज हैं, उसके अंदर चार क्लोज हैं। इससे बड़ा उत्तर नहीं आएगा आपका कभी भी। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। एक क्लोज है, हमें समझ में आ गया। दो क्लोजेज हैं, हमें समझ में आ गया। तीन क्लोजेज हैं, हमें समझ में आ गया। चार क्लोजेज हैं। ठीक है, तो चलो हमें समझ में आ गया कि इतने क्लोज हैं। अब हमें यह नहीं करना है कि हम सब्जेक्ट गिनते घूम रहे हैं। हमें पता है कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होंगे? एक होगा। नंबर ऑफ मेन वर्ब कितनी होंगी? नंबर ऑफ वर्ब मत बोलना, नंबर ऑफ मेन वर्ब बोलना। नंबर ऑफ मेन वर्ब कितनी होंगी दोस्त? एक ही होगी, क्योंकि एक क्लोज में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही मेन वर्ब होती है। तो दोस्तों देखो, मैंने कहा दो क्लोज हैं, दो क्लोज हैं, तो बच्चों नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होंगे? दो होंगे दोस्त। कितने होंगे? दो। और नंबर ऑफ मेन वर्ब कितनी होंगी बच्चों? नंबर ऑफ मेन वर्ब भी मेरे बच्चों क्या होंगी? दो। तो बोलो बच्चों, तीन क्लोज हैं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होंगे बच्चों? तो आप कहेंगे गुरुजी तीन होंगे। उसके बाद मैंने पूछा नंबर ऑफ मेन वर्ब कितनी है, तो आप कहेंगे गुरुजी तीन होंगी। वेरी गुड। फिर मैंने कहा आपको इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ क्लोज, तो आपने कहा नंबर ऑफ सब्जेक्ट गुरुजी इसमें चार होंगे। और मैंने कहा नंबर ऑफ मेन वर्ब कितनी होंगी, तो तुम कहोगे गुरुजी नंबर ऑफ मेन वर्ब भी कितनी होंगी? चार होंगी। क्या होंगी? चार होंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं वन सेंटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजेस काउंट करो, और सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ क्लोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ मेन वर्ब्स होंगी। और पता है तुम क्या करोगे? तुम इस शब्द को भूल जाओगे, मेन को। बच्चों वर्ब नहीं कह रहा हूं मैं, मेन वर्ब कह रहा हूं। और देख लो, देखो सेंटेंस में एक क्लोज था तो एक सब्जेक्ट था, एक मेन वर्ब थी। दो क्लोज थे तो दो सब्जेक्ट थे, दो मेन वर्ब थी। तीन क्लोज थे तो तीन सब्जेक्ट थे, तीन मेन वर्ब थी। चार क्लोज थे तो चार सब्जेक्ट थे और चार मेन वर्ब थी। तो बच्चों ये हुई बात, अपने सेंटेंस को ठीक ठाक लेवल पे पहली नजर में देखना कैसे है। एक बात बताओ, आपको इंग्लिश में एक नियम पता है? आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना। गलती क्यों होती है हमसे और कहां होती है, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। गलती क्यों होती है और कहां होती है, यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बच्चों देखो, हमारा माइंड क्या काम करता है, एक नियम है, पूरी इंग्लिश में फॉलो होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये नियम सब होता है, सबको पता है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूं।
मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो नियम है ना, आपको ये समझना। मैं एक चीज और लिख के बताता हूं आपको बच्चों। एक नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये नियम होता है। ठीक है, ये नियम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये नियम होता है, ये इंग्लिश में 99% केसेस में फॉलो होता है। ठीक है, अब भाई साहब थोड़ी सी बात समझने की है बच्चों, ये नियम है किसका? मतलब बच्चों आप क्या मान लेते हैं कि ये एक सेंटेंस का नियम है, आप ये मान लेते हैं और ये गलत है बच्चों। ये एक सेंटेंस का नियम नहीं है, ये बच्चों एक क्लोज का नियम है, एक क्लोज का नियम है ये। मतलब सर इससे क्या लाभ होगा? बच्चों इससे यह लाभ होगा कि यदि आपके वाक्य में 4 क्लोज हैं तो बच्चों आपको 4 बार चेक करना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बच्चों यदि 3 क्लोज हैं तो 3 बार चेक करना पड़ेगा, 2 क्लोज हैं तो 2 बार चेक करना पड़ेगा, 1 क्लोज है तो 1 बार चेक करना पड़ेगा। मतलब बच्चों ये बात कि देखो पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा। अब देखो तुमने यहां तो चेक कर लिया कि राधा के लिए वॉज आएगा कि वर। अब तुम्हें लगा हमने तो ये नियम चेक कर लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और क्या पता वो गलती यहां दे दे, क्योंकि यहां पर आपको 2 बार चेक करना था। कितनी बार चेक करना था? 2 बार। तो मेरे बच्चों, मेरे भ्राताओं, आप इस बात को ध्यान रखना मेरे बंधुओं कि ये जो नियम है अंग्रेजी छोटी छोटी बातों से बनी है। किसने कहा तुम्हारी इंग्लिश इसलिए वीक है कि उसके अंदर कुछ कठिन चैप्टर हैं? नहीं बच्चों, तुम्हारी इंग्लिश इसलिए वीक है क्योंकि तुम्हें इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच के बीच के रिश्ते नहीं पता। तुम्हें बेस मजबूत करना है। ये जो 30 दिन की क्लास है ये चैप्टर की क्लास नहीं है, तुम्हारे बेस को मजबूत करने की बात है, जो ना किसी किताब में लिखा मिलेगा ना किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं 30 दिन ये क्लास फ्री चलाऊंगा और मैंने कहा हमारी एप्लीकेशन है बच्चों एनजी लर्नर्स, हम चाहें तो रोज पेड बैच का प्रमोशन कर सकते हैं कि हमारे वहां पर पेड बैच मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन बच्चों मैं एक भी क्लास में पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। बस आपको क्या करना है, इस सेशन को इतना शेयर करना है, एक तो फिजिकली शेयर करना है, दूसरा जो भी आपके सराउंडिंग में दोस्त हैं उनको भी बताना है आपको कि भैया ऐसी क्लास चल रही है, आप उसका फायदा ले लो। बस मेरा इतना सा काम कर देना। ये लाइव काउंट कम नहीं होने चाहिए किसी भी क्लास में, 30वीं क्लास तक, चाहे होली का दिन हो चाहे संडे का दिन हो, लगातार क्लास चलेगी। आगे बढ़ते हैं और पीडीएफ मिलेगी एनजी लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास के बाद ज्वाइन कर लेना। चलिए, अब यहां तक बात समझ में आई कि ये नियम क्लोज के हैं, तो हमें समझ में आया सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है, क्लोज गिन लो, क्लोज गिन के सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, सब्जेक्ट गिन के मेन वर्ब समझ में आ जाएंगी। तो अब क्या क्लोज खत्म हो गया? नहीं, ध्यान देना बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं एक क्लोज की ही, मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, मैं एक क्लोज की ही बात कर रहा हूं। अब एक क्लोज में क्या आएगा? एक क्लोज में एक आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और पहले ही मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जो सब्जेक्ट है इसके बारे में लिख रहा हूं। सब्जेक्ट एक शब्द में भी हो सकता है, एक शब्द में भी हो सकता है, एक शब्द में भी हो सकता है। और एक और सुन लो, तुम सोचोगे कि यदि एक ही शब्द में सब्जेक्ट है तो वो तो देखिए मैंने कहा यदि एक ही शब्द में सब्जेक्ट है, आप सोचोगे वो तो सिंगुलर है ना। यदि एक सब्जेक्ट एक ही शब्द में है, राम है, एक आदमी है, तो सिंगुलर है ना, गड़बड़ नहीं सोचना है। और यदि एक ही में है और बॉयज है तो बच्चों प्लूरल है, वो तो हमें संख्या देखनी है। तो बच्चों जो सब्जेक्ट है वो एक शब्द में भी हो सकता है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट शब्दों का समूह भी हो सकता है, शब्दों का
समूह भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। और ये इसके ऊपर अपनी एक स्पेशल क्लास होगी इस फाउंडेशन 30 दिन की फाउंडेशन क्लास में। सब्जेक्ट शब्दों का समूह कैसे कैसे बन सकता है, इसके ऊपर मैं एक पूरी क्लास लूंगा, एक पूरी क्लास। तो आज सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे हम। हमने कहा कि सब्जेक्ट हो गया गुरुजी, और एक क्या हो गई, एक हो गई, देखो वैसे तो प्रेडिकेट होगा, लेकिन अब मैं मेन वर्ब जरूर लिख देता हूं, आपको प्रेडिकेट ज्यादा बोलना नहीं है। एक मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद आप कहेंगे गुरुजी ऑब्जेक्ट आएगा। आप पूरी जनता ये कहती है गुरुजी ऑब्जेक्ट आएगा। बच्चों मेरी बात सुनो, यहां पर बहुत कुछ आता है। यहां कई बार ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यही तो पढ़ाऊंगा इस 30 दिन की क्लास में। तुम्हें यही नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसलिए तो हमारी इंग्लिश कमजोर है। किताबों में क्या लिखा मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट इस रूप में आता है, अब आपको पता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो हमें यह समझना है, चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। आपका ये भाई आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट क्या होता है, ए टू जेड चीज समझाऊंगा मैं आपको। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ये 30 दिन मुझे दे दो, 30 घंटे, और क्वालिटी आज आपने महसूस कर ली होगी। ये महज शुरुआत है, ठीक है। अब बच्चों यहां ऑब्जेक्ट नहीं कहना है, आज से ही छोड़ेंगे। पीछे क्या आएगा यह तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह आसान काम नहीं है, लेकिन हम डैश मार देते हैं, ठीक है, डैश मार देते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यह समझनी है कि सब्जेक्ट के बाद से लेकर अंत तक इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। लेकिन बच्चों अब प्रेडिकेट का जमाना गया, छोड़ो तुम्हारा ध्यान है इस मेन वर्ब पर। अब आपने कहा मेन वर्ब कितने शब्दों में हो सकती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मेन वर्ब देखो आपको समझना होगा। आप कहेंगे सर मेन वर्ब तो एक ही शब्द में होगी, नहीं। जैसे सब्जेक्ट शब्दों का समूह हो सकता है, यह मेन वर्ब भी शब्दों का समूह हो सकता है। मतलब मैं आपको समझाता हूं ना, देखना बच्चों ध्यान से, बच्चों ध्यान देना। कई क्लोज ऐसे मिलेंगे, ध्यान से सुनना, एक ही क्लोज लिख रहा हूं मैं बच्चों, कई मिलेंगे ऐसे। एक सब्जेक्ट और एक ही शब्द में वर्ब है, ध्यान से सुनना, एक ही शब्द में वर्ब है। अब तुम यहां पर पीछे तुम एक ही शब्द में वर्ब मानो। चलो अपन ना, वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा यहां क्या आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आया है। हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं इसको समझाने के लिए। बच्चों एक क्लोज में एक शब्द में भी वर्ब आ सकती है, और बच्चों एक क्लोज में दो शब्दों में भी वर्ब आ सकती है। और अब तुम खुद बताओगे, देखना बच्चों एक क्लोज में बच्चों 3 शब्दों में भी वर्ब आ सकती है, ध्यान देना, 3 शब्दों में। और बच्चों एक क्लोज में बच्चों एक सब्जेक्ट है, और बच्चों 4 शब्दों में भी वर्ब आ सकती है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, 1 मिनट भी कोताही मत बरतना, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चले जाना। बच्चों देखो ध्यान से, एक क्लोज की बात कर रहा हूं, आपको यह समझना है क्लोज का नियम कौन सा है, आपको यह समझना है सेंटेंस का नियम कौन सा है, डिफरेंशिएट रखना है। क्योंकि जो क्लोज का नियम होगा, वो यदि आपके सामने एक एरर का क्वेश्चन आया, तो बच्चों वो एक क्लोज का कोई नियम है, तो वो यदि 5 क्लोज वाक्य में आया तो वो 5 बार आपको चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आप ध्यान देना, अब मैंने कहा एक क्लोज में वर्ब कितने शब्दों में मिलेगी आपको? कभी 1 में, तो कभी 2 में, तो कभी 3 में, तो कभी 4 में। अब मेरी बात सुनो, यदि एक ही शब्द में वर्ब है और मैं इसे हेल्पिंग कहूं, तो आप मुझे यह बताइए, क्या यह इस क्लोज के नियमों के विरुद्ध है कि यह क्लोज के नियमों का समर्थन करता है? आपने कहा गुरुजी कैसे होगा? एक क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक मेन वर्ब होना जरूरी है। और गुरुजी यदि एक ही शब्द में वर्ब है, तो गुरुजी वो हेल्पिंग कैसे होगी?
उसे तो मेन होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप यदि समझदार हो गए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि यदि एक ही क्लोज में वर्ब होती है तो बच्चों उसको मेन वर्ब बोलते हैं। बस 5 मिनट की क्लास और बची है, पढ़ते रहना, ठीक है। एक एक घंटे पढ़ाऊंगा, बर्डन नहीं करूंगा। यदि एक ही शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। बच्चों बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा ही इज अ टीचर, ध्यान से देखना बच्चों, कितने क्लोज हैं आप बताओ फटाफट। मन में सोचो, मन में, कमेंट मत करो, मन में सोचो। यदि ईमानदारी से पढ़ रहे हो, क्या है बच्चे? एक क्लोज। एक क्लोज है तो कितने सब्जेक्ट होंगे? एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है तो कितने मेन वर्ब होंगे? एक मेन वर्ब। क्या होगा? एक मेन वर्ब, है ना। चलो देखो, ये क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। और ये क्या है बच्चे? वर्ब। एक ही शब्द में है तो क्या होगा? मेन वर्ब। सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट की मानो। आपने कहा गुरुजी इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है। सुनो, तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हें डरा के नहीं पढ़ाना चाहता, तुम सही हो। इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन बच्चों ये मेन भी होते हैं। आपको समझना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखो ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश आती नहीं है बच्चों, आपको हर लाइन आधी आती है। हमें पूरी लाइन नहीं सीखनी है, आपको आधी लाइन आती है और आधी मुझे सिखानी है। हम ऐसा गठजोड़ बना के पढ़ाएंगे, इस बात को आपको समझना है बच्चों। मैंने कहा घबराना नहीं है। कितने शब्दों में वर्ब है? एक। ये मेन वर्ब है, छाती ठोक के कहो, छाती ठोक के कहो, ये मेन वर्ब है। घबराना नहीं है। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है, कोई भी हो। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कोई भी हो, एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन ही होगी। लोड नहीं लेना है, रटना नहीं है। दो शब्दों में है, मैंने कहा दोनों मेन वर्ब हैं। आप मुझे खुद टोक देंगे कि गुरुजी दो मेन वर्ब कैसे हो सकती हैं। आपने कहा था एक क्लोज है, एक क्लोज पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है। आप मुझे खुद टोक देंगे गुरुजी दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो मैं समझ गया भाई ये तो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, ये तो गजब ही कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, दो मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो कितनी मेन वर्ब होंगी? दो नहीं हो सकती तो कितनी होंगी दोस्तों? दो नहीं होंगी तो एक होगी। एक होगी। अच्छा एक होगी, लेकिन कौन सी होगी बच्चों? यदि एक ही होगी तो कौन सी होगी? अच्छा एक बात बताओ, मेन आदमी शुरू में मिलेगा कि आखिरी में मिलेगा? मेन आदमी शुरू में मिलेगा कि आखिरी में मिलेगा? आपने कहा सर देखना पड़ेगा। तो अरे भैया जियो का सिम खराब हो गया तुम्हारा, जियो केयर में चले गए तुम, तो दोस्तों एक बात बताओ, जियो केयर में तुम्हें अंबानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेन आदमी सबसे आखिरी में मिलता है। तो भैया मेन हुआ ये, मेन हुआ ये। अब हमें समझ में आ गया, यहां पर भी तीनों मेन नहीं हो सकती, एक ही होगी। और कहां होगी? आखिरी में। वेरी गुड। उसके बाद चार हैं तो एक ही मेन वर्ब होगी, आखिरी में मेन एक ही होगी। फिर क्या? बड़ा आसान है, किसी भी क्लोज में एक मेन वर्ब जरूर होगी। एक शब्द में है तो वही मेन है, दो में है तो दूसरी मेन है, तीन में है तो तीसरी मेन है, चार में है तो चौथी मेन है। फिर सुनो, पहली होगी हेल्पिंग। क्या होगी? हेल्पिंग। पहली होगी हेल्पिंग, पहली होगी हेल्पिंग। फिर बच्चों एक बात बताओ, ये एक प्लाई है, ये एक प्लाई है, मैंने खड़ी कर दी, बीच में क्या लगाऊंगा? सपोर्ट। क्या लगाऊंगा? सपोर्ट। तो ध्यान रखना, बीच वाली को बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग वर्ब। तो बड़ा सिंपल है, एक क्लोज में वर्ब कितने शब्दों में आ सकती है? इसका उत्तर बोलिए। भक, कुछ लोगों ने सोचा एक उत्तर है, कुछ ने कहा चार। नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किसी भी एक क्लोज में वर्ब कितने शब्दों में आ सकती है? आपको कहना है गुरुजी एक शब्द में, दो में, तीन में, चार में। मैंने कहा जब एक शब्द में वर्ब है, एक शब्द में वर्ब है वो क्या है? एक शब्द में वर्ब है तो वो क्या है? मेन वर्ब। एक शब्द में तो वो मेन वर्ब। दो में है दूसरे नंबर वाली मेन, तीन में है तीसरे वाली मेन, चार में है चौथे वाली मेन। चार में है तो पहले वाली हेल्पिंग, आखिरी वाली मेन, बीच वाली सपोर्टिंग। तीन में है आखिरी वाली मेन, पहले वाली हेल्पिंग, बीच वाली सपोर्टिंग। दो में है पहला हेल्पिंग, आखिरी मेन। एक में है वही मेन वर्ब है। घबराना नहीं है। अब फटाफट एग्जांपल देते हैं, आपको मजा आएगा। देखना ध्यान से। आपको बताना है राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड।
मैं आपसे फटाफट अब कमेंट चाहिए मुझे। क्लास के आखिरी के 2 मिनट में 400 बच्चे लाइव हो, 400 का चैट रेट चाहिए मुझे, 400 का चैट रेट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने सब्जेक्ट कितनी मेन वर्ब, कितने सब्जेक्ट कितने मेन वर्ब, कितने सब्जेक्ट कितने मेन वर्ब, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट। सबका कमेंट आना चाहिए। अब कितने क्लोज हैं? एक क्लोज, एक क्लोज है तो टाइप सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। और क्या बोलें, ये क्या है? मेन क्लोज। ये क्या है? मेन क्लोज, ठीक है। अब हमने कहा सब्जेक्ट कितने होंगे? एक। कहां है सब्जेक्ट? ये रहा। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या है? प्रेडिकेट। वेरी गुड। ये क्या है? प्रेडिकेट। कितने शब्दों में वर्ब है? एक में। इज है, कोई टेंशन नहीं है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ाता हूं। राधा इज रीडिंग अ नोवेल। राधा इज रीडिंग अ नोवेल। बच्चों बड़ा इजी है, एक क्लोज है, ये एक सब्जेक्ट हो गया। कितने शब्दों में वर्ब है? एक। और दो, आईएनजी साफ साफ दिख रहा है। तो बच्चों ये दो है तो ये हेल्पिंग है, ये मेन है। फिर मैंने कहा शी हैज बीन चीटेड, शी हैज बीन चीटेड बाय अ थीप जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ। देखिए मैंने कहा शी हैज बीन चीटेड बाय, देखो शी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव वर्ब होता है, बीन वर्ब होता है, ईडी तीन शब्दों में है। तो दोस्तों ये हेल्पिंग, ये सपोर्टिंग, ये मेन, रटना ही नहीं है अपने को। मैंने कहा द एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, एक्सीडेंट हो गया मेरा सब्जेक्ट, और कैन कुड विल वुड हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। तो बच्चों देखो, एक वर्ब हो गई हेल्पिंग, पहली वर्ब, दूसरी हो गई सपोर्टिंग, तीसरी हो गई सपोर्टिंग, और चौथी हो गई मेन वर्ब। बच्चों ऐसे समझना है, किसी भी सेंटेंस को कैसे देखना है, किस नजरिए से देखना है, उसको पढ़ने के पीछे, उसके ट्रांसलेशन के पीछे पागल मत हुआ करो। तो मेरे दोस्तों एक भी बच्चा नहीं हटेगा अभी लाइव से। मैं जो बोल रहा हूं अगली लाइन मेरी ध्यान से सुनना। बच्चों आपसे निवेदन है मेरा, मैं ताकत लगा दूंगा, 30 दिन में आपको इंग्लिश का लेवल फील करा दूंगा, इंग्लिश जीना सिखा दूंगा। एक तो बच्चों अपना लाइव काउंट नहीं तोड़ना है, आपको यह नहीं करना है कि यार नहीं चलो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेंगे। बच्चों जो काम साथ की साथ हो गया, इसकी कॉपी बना लो बच्चों, लगातार पढ़ाऊंगा। जिस दिन बिल्कुल ये इमरजेंसी हो गई, या तो मैं बहुत बीमार हूं या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तब बच्चों लगातार पढ़ाऊंगा। होली वाले दिन भी पढ़ाऊंगा, संडे वाले दिन भी पढ़ाऊंगा, एक भी क्लास बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। और मैंने कहा बच्चों कोर्स नहीं बेचना है, कोर्स मेरी इतनी क्वालिटी है कि कोर्स अपने आप बिक जाते हैं। मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं आपको साफ साफ बताऊं। हां कुछ कोचिंग के बारे में कुछ जानकारियां हैं, मतलब वो जनरल जानकारियां जो आपके फायदे की हैं, उसके बारे में दो बातें जरूर बताऊंगा। एक तो बच्चों ना आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्यों करनी है ये बताता हूं। बच्चों अपनी एप्लीकेशन पर, हर एप्लीकेशन पर ना पैसे में टेस्ट सीरीज मिलती है। बच्चों अपनी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, एसएससी की, बैंक की, मध्य प्रदेश के लोकल एग्जाम, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया, 500 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है बेटा अपनी ऐप पे, और एक भी टेस्ट का एक भी रुपया नहीं लेते हम। तो आपको ये टेस्ट सीरीज यदि चाहिए तो कहीं पैसे मत लगाना, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है अपनी, ठीक है। और मैथ्स की जो फॉर्मूला सागर की किताब है बच्चों, अपनी इसी ऐप में ना एक ई बुक्स करके ऑप्शन है, ई बुक्स करके, ई बुक्स, ठीक है। ई बुक्स में आपको एप्लीकेशन में अपनी फ्री पीडीएफ मिलेगी, जो अपनी अभी बुक लॉन्च हुई है ना मैथ की, फॉर्मूला सागर, उसकी फ्री पीडीएफ है। आप ना डाउनलोड करो उसको, प्रिंट आउट निकालो और उससे पढ़ना शुरू करो, ये बहुत जानदार है। अच्छा मैं बैच प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लाभ की बात बता रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं, यदि कोई बच्चा गलती से ऐप पे, यदि उसका मन करे कि मेरे को बैच लेना है, यदि वो बैच ले तो ना मेरे बैच पे ये कूपन कोड लगा लेना, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और निर्भय सर वाले पे ये लगा लेना, ठीक है। मतलब ये बस वो वाली बात है कि यदि कोई बच्चा अपनी इच्छा से लेता है, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 2 कूपन कोड अभी चल रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट हो जाए। अब बच्चों मैं आपको
किताब के बारे में एक बात बताता हूं। देखो बच्चों, मेरी किताब लॉन्च होगी 16 अप्रैल को। 5000 किताबें फ्री बांटेंगे। ऐसा भी हो सकता है, इस बार ऑनलाइन के बच्चों ने हमसे शिकायत की कि सर हमें आपने बुक नहीं दी। अगली बार मैं सोच रहा हूं इसको अमेजन वालों से बात करके कि मैं 2500 किताबें ऑनलाइन के बच्चों को पहुंचवाऊं और 2500 ऑफलाइन में बांटूं। ऐसा भी मैं सोच रहा हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अमेजन वालों से ना हम ये डील कर लेंगे कि हम प्राइस रखेंगे 0। हम 0 रखेंगे तो अमेजन वाले आपसे सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट लेंगे और डिलीवरी कॉस्ट में किताब आपके घर पहुंच जाएगी। तो 2500 किताबें हम ऑनलाइन दे देंगे फ्री और 2500 ऑफलाइन दे देंगे, ताकि ऑनलाइन के बच्चे भी नाराज ना हो, उन्हें भी लगे कि हाँ यार कोई हमारे लिए खड़ा है। ठीक है, तो ये तो मेरी किताब हो गई। बच्चों ये पूरा मैथ का रिवाइज कर सकते हैं आप फॉर्मूला सागर से। ऑफलाइन में देखो हमने फ्री तो बांट दी 2000, उसके बाद भी यदि ऑफलाइन में किसी को लेनी है तो अपनी एकेडमी से ये किताब 90 रुपए की प्रिंट हुई है, 90 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि कोई इंदौर में है। ठीक है, और यदि कोई और बच्चा मंगानी है किसी को तो भाई देखो वो अमेजन वालों का सीन है, हम तो 90 रुपए प्राइस ही डालेंगे उस पर, वो एडिशनल कॉस्ट लेते हैं पोस्टल चार्जेस। लेकिन आपकी ऐप में ये फ्री में उपलब्ध है किताब, हम आपको बेचना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन कई बार होता है बच्चे को किताब से ही पढ़ना है तो वो किताब से वो कर सकता है। अब बच्चों एक बात सुनो, जितने बच्चे लाइव देख रहे हो, जिन्होंने भी क्लास देखी है, यदि तुम मुझे मोहब्बत में कुछ लौटाना चाहते हो ना, तो एक चीज लौटाना बस। इस क्लास के खत्म होने के 10 मिनट बाद, सिर्फ मात्र 10 मिनट के बाद, सबको इस क्लास में कितना मजा आया वो कमेंट करना है। मैं वो कमेंट सारे पढ़ूंगा, सारे के सारे कमेंट। और 30 दिन तुम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस अपने बड़े भाई की बात मान लो, सिर्फ 30 दिन। आप ये मत सोचो आज हमने क्या सीखा। जब 30 दिन का इकट्ठा हो जाए ना, तब तुम मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तो बोलिए जय श्री श्याम, मोर मुकुट बनसे वाले की जय। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू। कल रात 9 बजे सभी लोग जो लेट भी आए हैं, बिल्कुल 9 बजे ही रेडी मिलना। 8:55 पे ये 400 बच्चे वेटिंग में होने चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि मेरी अटेंडेंस पूरी है। तो इस क्लास की शुरुआत हुई 400 बच्चों से, तो कल आप लोगों का सहयोग रहा तो इसमें और ज्यादा बच्चे आने चाहिए। थैंक यू, आभार व्यक्त करता हूं। और टेलीग्राम चैनल, एनजी लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल में यह पूरा पीडीएफ आपको 2 मिनट के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चे एनजी लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।